नमस्कार मित्रों, एकम 12 का दूसरा तास है। अगले तास में हमने महादेव वर्मा के बारे में देखा था। उसके घर में रानी कैसे आई उसके बारे में देखा था। रानी, उसका चरित्र चित्रण भी हमने देखा था, वह देखने में कैसे सुंदर थी। रानी महादेव वर्मा की अराजकता का कारण कैसे बनी इसके बारे में भी हमने देखा था। अंग्रेज के बच्चे टट्टू पर कैसे घूमते थे, राजा पहले किस प्रकार सजा देते थे, इसके बारे में भी हमने देखा था। देखते हैं अब आगे महादेव वर्मा और रानी के बीच में कैसी निकटता थी। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था। एक घर का जो बरामदा था ना, वह बरामदा ऐसे घोड़े बांधने के लिए तो नहीं बनाया था, वह घर के उपयोग के लिए बनाया गया था। इसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। तो ये बरामदे के अंदर एक खुली अलमारी थी और ये अलमारी के अंदर महादेव वर्मा के कुछ पुस्तकें, कुछ खिलौने, निक्की और रोजी के कुछ खेलने के खिलौने भी इसके अंदर रखे जाते थे। इन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिपाठ स्थापित होने लगा। ये हमारा स्वेच्छा ही, वे हमारा भाग था, वे हमारा कमरा मानो तो भी, हमारा कार्यालय मानो तो भी, स्वेच्छा, हमारी इच्छा से हम वहीं जा सकते थे। लेकिन यह घोड़ी आने के कारण हमारा स्थान उस रानी ने ले लिया। रानी की गर्दन में झूल झूलकर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उसे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर वह आखिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। अब एक घोड़ी के साथ हमने मित्रता बांध दी। उसके गर्दन में जो लंबी अयाल थी, वह अयाल पकड़कर हम कभी कभी झूला लेते थे। हम उसको बिस्कुट खिलाते थे, उसे फल खिलाते थे, पानी पिलाते थे, उसके साथ हम खेलते थे। निक्की, रोजी भी उसके साथ खेलते थे और इसी प्रकार उसके अयाल में फूल खोसते थे। ऐसा करते करते थोड़े ही दिनों में हमने वह निक्की के साथ हमने ऐसी मित्रता बांध ली कि वह निक्की हमें यह रानी के साथ हमने ऐसी मित्रता बांध ली कि जब हम दूर जाते या रानी हमें न देख पाती तो उसी समय रानी अपना पैर पटकने लगती थी या बार बार हिनहिनाने लगती थी। फिर हमारी घोड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। अब घोड़ी लाई तो थी हमारी सवारी के लिए, लेकिन हम छोटे थे और रानी बड़ी ऊंची थी। अब हमारी सवारी का, घोड़सवारी का कार्यक्रम शुरू हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। मेरी एक छोटी बहन है, मेरे लिए, और मेरी छोटी बहन के लिए एक छोटी सी जीन, लेकिन सुंदर जीन। जीन मतलब घोड़ी के पीठ पर रखने का एक कपड़े का या चमड़े का बनाया हुआ ऐसा आवरण कि जिसके कारण हम उसके ऊपर से फिसल पड़ते नहीं। क्योंकि घोड़ी की चमड़ी लिस्सी होती है, अगर उसके पर आवरण के बिना या जीन के बिना बैठे तो हम गिर जाने की संभावना रहती। लेकिन ये जीन चमड़े का होता है, कपड़े का होता है, जिसके कारण वो घोड़ी के साथ बांध दिया जाता है, उसके पर हम बैठे तो फिसल सकते नहीं। इसलिए मेरे लिए और मेरी छोटी बहन के लिए ऐसी छोटी लेकिन सुंदर जीन बनाई गई, खरीदी गई। और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का कोई भय नहीं था। मेरे भाई के लिए चमड़े की जीन बनाई गई और ऐसी जीन पर बैठने के कारण हमारे पैर इसके अंदर रखने का भी इंतजाम होता है
उसे हम पकड़ भी सकते हैं, और जिसके कारण घोड़ी दौड़े या चले तो हम संतुलन गंवाते नहीं और गिरने का भय रहता नहीं। इसलिए मेरे लिए, मेरी बहन के लिए छोटी सी जीन और मेरे भाई के लिए चमड़े की जीन बनाई गई, और वह जीन घोड़ी से बांध दी गई, जिसके पर बैठकर हमारी सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। देखिए एक शब्द आया आरूढ़, सवार। बाहर एक चबूतरा था, वह चबूतरे पर हम बैठते थे, चबूतरे के पास हम घोड़ी को ले जाते थे और चबूतरे पर से हम घोड़ी के पर बैठते थे। क्या कि घोड़ी ऊंची थी, हम छोटे थे, इसलिए हम घोड़ी पर चढ़ सकते नहीं थे। जैसे कि हम कोई ऊंचाई पर से कोई बर्तन लेना है ना, तो हम पहले टेबल रखते हैं, टेबल पर चढ़ते हैं और फिर बर्तन लेते हैं। उसी प्रकार महादेव वर्मा, उसके भाई, छोटी बहन सब चबूतरे पर चढ़ते और इसके पर से बारी बारी से वह घोड़ी पर आरूढ़ होते थे। और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता, और छुट्टन घोड़ी के गर्दन में जो रस्सी बंधी थी वह पकड़ता और घोड़ी के साथ साथ चलता। घोड़ी धीमी गति से दौड़े तो छुट्टन भी उसके साथ दौड़ता था, और इसी प्रकार यह छुट्टन हमें थोड़े अंतर घुमाकर फिर हमें वापस लाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम होता। भाई और बहन के स्कूल का समय दोपहर का होता था, इसलिए सुबह में यह घोड़े पर सवारी करने का समय भाई और बहन को मिलता था। लेकिन मेरा समय स्कूल सुबह की होने के कारण मुझे घोड़ी पर बैठने का समय शाम को मिलता था। क्या? शाम को मिलता था। इसलिए सुबह में भाई और शाम को मैं बारी बारी से इसी प्रकार हम घोड़े पर बैठकर इधर उधर घूमते थे। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी? ये निर्धारित समय में और निर्धारित अंतर तक सवारी करने का मौका मिलता था, और जिसके कारण हमें कोई संतोष मिलता नहीं था। हमारे अंदर घोड़े पर बैठने का मजा जो था न, और इसका जो विद्रोह था न, वह पूरा नहीं होता था। इसलिए हमारे मन में लंबे समय तक और लंबे अंतर तक सवारी करने की इच्छा थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष न होता था। रानी की गर्दन के अयाल पकड़कर झूलना और स्टूल के मार्फत रानी पर बैठकर इधर उधर चक्कर काटना, इससे या इतने कार्यक्रम से हमें कोई संतोष मिलता नहीं था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सब सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए। सोच विचार किया कि रानी के साथ हम घूमें, अकेले में घूमे फिरे, और ऐसा मौका भी मिल गया कि अंत में एक दिन छुट्टी का दिन था। दोपहर के समय सब सोए हुए थे, छुट्टन भी, रामा भी सब सोए हुए थे, और उसी समय हमने घोड़ी को बरामदे से चोरी छुपी से, बिना भी कोई हलचल ना हो, किसी को पता न चले, उसी प्रकार हम घोड़ी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने लग गए। और उस समय घोड़ी के पर जीन भी नहीं लगा हुआ था, और ऐसी जीन न लगी हुई घोड़ी की पीठ, जिसे हम नंगी पीठ कहते हैं, ऐसी नंगी पीठ वाली घोड़ी को हम खोलकर चबूतरे पर ले गए और बारी बारी से हम उसके पर बैठकर हमारी अधूरी शिक्षा पूरी करने लगे। या हमारे अंदर घोड़ी पर बैठने का जो मजा लेने का जो एक अंदर विद्रोह जल रहा था, वह विद्रोह को हम पूर्ण करने लगे। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती थी। यह स्वाभाविक था कि हम जो रानी के साथ खिलवाड़ करते थे, ये हमारी अराजकता थी,
वह रानी भली भांति जानती थी और इसके कारण रानी प्रभावित भी होती जाती थी। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना हो बोध होता है। वास्तव में बालक होते हैं, अबोध होते हैं, उसकी बुद्धि लंबी चलती नहीं, चेतना ज़्यादा होती नहीं, इसलिए बालक आगे सोच सकते नहीं, इसलिए बालकों को अबोध बालक कहा जाता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति यह सब एक ही परिवार के होते हैं और इसके कारण बच्चों के लिए प्राणी पशु पक्षी वह एक समान जैसे लगते हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। निक्की मतलब नेवला। यह निक्की कभी कभी रानी की पूंछ को पकड़कर झूलता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछल उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती थी, और रोजी थी वह बार बार उछल उछल कर उसकी पीठ पर चढ़ती हैं और कूद कर नीचे गिरती हैं। इसी प्रकार निक्की और रोजी दोनों या रानी के साथ खेलते हैं और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। सिंहासन सिंह की आकृति वाला आसन। षष्ठी तत्पुरुष समास है। का के की षष्ठी तत्पुरुष समास। तो देखें, हम रानी की नंगी पीठ पर बैठकर घूमते थे, उसके पर सवार होते, तब हमें ऐसा लगता था कि मानो कोई मोर सिंहासन पर आरूढ़ हुआ हो। जब कोई राजा सिंहासन पर बैठता है, उसी प्रकार हम ताज रानी की पीठ पर बैठते थे और आनंद लेते थे। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। रानी जानती थी कि हम छोटे बच्चे हैं, हम दुर्बल हैं, हम अबोध हैं। यह सारी अराजकता रानी जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दूल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। दूल की एक शब्द आया, दूल की, धीमी। अगर कोई रानी की नंगी पीठ पर बैठे और उसके गर्दन के अयाल पकड़े तो रानी वैसे लोगों को धीमी धीमी चाल से इधर उधर घुमाकर वापस लाती थी। वह गिर न पड़े इसका ख्याल वह अवश्य रखती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ में पतली पकड़ी संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसके स्वाभिमान को आहत हो गया और कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए। लेकिन एक दिन की बात है कि मैं उसकी नंगी पीठ पर बैठी हुई थी। मेरे भाई के पास एक पतली संटी थी और न जाने मजाक में मेरे भाई ने वह पतली संटी उसके पैरों में मार दी। अब सोटी का लगने की तो कोई संभावना ही नहीं थी, लेकिन मानो कि उसके स्वाभिमान को धक्का पहुंचा हो, ठेस पहुंची हो। आहत, आहत मतलब घायल। उसका स्वाभिमान आहत हुआ हो और इसके कारण वे इतनी तीव्र गति से दौड़ी कि नदी, नाले, पेड़, पौधे मानो उसके पीछे पकड़ने के लिए भागते हो, मानो कि उसके बीच में स्पर्धा हो रही हो और वे सब संकल्प कर बैठे हो कि हम उसको पकड़ के ही रहे। वह इतनी तेज गति से दौड़ी कि जिसकी हमने कल्पना भी कहीं नहीं थी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला। उड़न खटोला मतलब पर्वत पर चढ़ने का जो बनाया हुआ यांत्रिक साधन, जो हम गब्बर पर जाए तो भी देखने को मिलता है, पावागढ़ जाए तो भी देखने को मिलता है। आप कई विद्यार्थी इसके अंदर भी बैठे होंगे और इसके अंदर एक प्रकार का मज़ा भी आता है और एक प्रकार का डर भी समाया होता है। तो इसी प्रकार कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। उसके पर जीन नहीं थी, तेज गति से दौड़ती थी, इसलिए थोड़े समय तो मैंने अपने आप को संभाला,
लेकिन आखिर गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। मैं धड़ाम से नीचे गिर गया और उसी समय यह रानी मानो अतीत से वर्तमान में, अतीत मतलब भूतकाल और वर्तमान मतलब अभी जो समय चलता है, रानी भूतकाल में खो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं नीचे गिरी मानो रानी वर्तमान में आ गई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तुत प्रतिमा हो, और वह मेरी ओर सजल नेत्रों से ऐसी देखने लगी कि मानो कि उसने कोई गंभीर गुनाह न किया हो। वह पश्चाताप करती हुई मेरी ओर देख रही थी। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। मैंने चीख लगाई तो साथी भी दौड़े आए और सब साथियों ने मुझे संभाला और घर आने के बाद मुझे कई दिनों तक खटिये में पड़ा रहना पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर यह ऐसा करुण पश्चाताप दृष्टि से मेरी ओर देखने लगती और हिनहिनाने लगी कि आंसू आ गए। जब मैं स्वस्थ हो गई और स्वस्थ हो जाने के बाद जब मैं वह रानी के पास गई तो रानी मुझे सजल नेत्रों से देखने लगी। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, मानो रानी भारों भार पश्चाताप कर रही थी। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। जिस दिन जन्म होता है उसको हम जन्मदिन बोलते हैं। तो एक दिन की बात है कि भाई का जन्मदिन आया और इस शुभ अवसर पर मेरी नानी ने भाई के हाथों में पहनने के लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। जब हमारे घर में कोई नया कपड़ा आता, नया कोई आभूषण आता या कोई नई चीज आती तो सर्वप्रथम हम वह वस्तु रानी को दिखाने के लिए चले जाते थे। और आज भी ऐसा ही हुआ। आज नानी ने जो सोने के कड़े लाए थे वह सुंदर कड़े हम या घोड़ी को दिखाने के लिए उसके हस्तबल में पहुंच गए। सुंदर छोटे छोटे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया। शेर मुंह वाले कड़े मतलब कड़े का भाग का जो छोर होता है किनारा, वहीं एक सिंह की आकृति वाला यह बनाया गया है, इसलिए उसको शेर मुंह वाले कड़े बोलते हैं। तो ऐसे शेर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई आज रानी को दिखाने के लिए उसके पास गया। न जाने प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना दिए। लेकिन क्या हुआ, क्या खुशी हुई, और भाई ने वह कड़े अपने हाथ से निकालकर उसके दो खड़े कानों में वलय आकार, वलय मतलब कंकण आकार, उसने वह दो कड़े उसके कानों में पहना दिए। फिर हम सब खेल में बात भूल गई। फिर हम भाई बहन खेलने लगे और खेल में हम भूल गए कि हमने सोने के कड़े एक घोड़े के कान में पहनाए हैं। यह सारी बात हम भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता चला नहीं। जब घर गए हम सब भूल गए थे कि हमने कड़े या घोड़े के कान में पहनाए हैं। लेकिन शाम के घर गए और भाई के हाथ में कड़े दिखे नहीं, तो माँ ने पूछताछ की कि भाई कड़े कहाँ गए, और फिर कड़े की खोज आरंभ हुई। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। रानी अपने पैरों के नाखून से अपने कानों को खुजलाती रही और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया। घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाती थी, पैरों को पटकती थी, इसलिए बाबूजी का ध्यान उस कड़े की ओर, उस घोड़ी की ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। यह घोड़ी बार बार पैरों से जमीन पर पटक रही थी, इसलिए बाबूजी ने आदेश दिया कि घोड़ी जहाँ पैर पटकती हैं वही जमीन में गड्ढा बनाओ। न जाने किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। किसी ने
चोरी के इरादे से ये दोनों कड़े निकालकर इस पैरों में गड्ढा बनाकर शायद गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर दूल्हे में स्थान पा गई। दंड तो किसी को नहीं मिला, लेकिन उस दिन हमारे महंगे कड़े यह रानी के कारण बच गए। रानी ने ये कड़े हमें ढूंढ कर बता दिए और इसके कारण क्या, इसके कारण यह रानी हमारे घर की चहिता बन गई। एक घटना अपनी विचित्रकार में स्मरणीय है, दूसरी घटना भी रानी के साथ ऐसी बनी है। ये भी आज मेरे मानस पटल पर छा गई हैं, आज भी मुझे याद है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। एक सुबह में हम उठे और उठकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा यह रानी के पास में घूम रहा था। यह कहाँ था? हमारे मन में प्रश्न आया कि आज तक तो यह घोड़ी हमारे घर अकेली थी, कोई दूसरा तो था नहीं, और एक रात में यह बच्चा कहाँ से आ गया? कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। हमने बार बार रामा को पूछा, लेकिन रामा निरुत्तर था, क्योंकि रामा हमें अबोध बच्चों को कैसे समझाए कि यह बच्चे का जन्म हुआ है। तो रामा ने कहा कि यह नया जीव है कि वह रानी के पेट में था और वह चारा पानी खाकर उसके पेट में सो रहा था। इसी प्रकार रामा ने यह बात उसे समझाई। बाई ने उत्साह से पूछा, और भी हैं? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। भाई छोटा था, उसे आश्चर्य हुआ कि उसके पेट में ऐसे बच्चे और भी हैं क्या? उसके पेट में से निकले तो क्या उसके पेट में और भी ऐसे टट्टू हैं क्या? और रामा ने अस्वीकृति में सिर हिलाया। रामा ने ना कहा। अब तो हमें विस्मित भी हुआ और क्रोधित भी। अब हमें आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि हमारे घर में घोड़ी एक थी और दूसरा बच्चा आ जाने के कारण हमारे घर में दो हुए, और क्रोधित इस कि यह बच्चा कोई काम तो करता नहीं और फिर घोड़ी के पेट में सोया सोया चारा पानी खाता जाता है। इससे हम क्रोधित भी हुए। ये छोटे जीव कोई काम धाम तो नहीं करता और इसकी पीठ पर बैठकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटा रहता है। कोई काम धाम तो करता नहीं। दाना चाना पानी हम खिलाते हैं रानी को और वे उसके पेट में लेटा लेटा सब खा जाता है। इससे हम क्रोधित भी हुए। बाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल ले। बाई को आश्चर्य हुआ कि मानो ना मानो, लेकिन उसके पेट में और भी ऐसे घोड़े बच्चे होंगे। इसलिए भाई ने कहा कि चलो हम एक घोड़ी का पेट चीर देते हैं और उसका पेट चीर कर हम एक और बच्चा निकाल दे ताकि हमारे पास 3 हो जाए। एक के पर भाई बैठे, एक के पर बहन बैठे, एक के पर तुम बैठो, एक के पर बहन बैठे, एक के पर मैं बैठूं। इसी प्रकार भाई ने एक आइडिया बताया। तब बच्चे घोड़े पर बैठे, छोटे बहन भाई बैठे और रानी मेरी सवारी में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे सास ने जवाब दे दिया। यह बात मुझे भी जंच गई कि बात तो सही है, और ये बात को अमल में लेते हुए भाई कहीं से एक धारदार चप्पू ले आया। उसका साहस तो देखो। एक और भी समस्या और हमारा ध्यान गया। चप्पू तो ले आया, लेकिन इसके कारण एक समस्या उत्पन्न होने वाली थी और वह समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? कि हम रानी का पेट चीर देंगे, सही, चीरकर हम घोड़े का बच्चा निकाल तो देंगे, लेकिन ये चीरा हुआ पेट हम फिर से वैसा का वैसा करेंगे कैसे? हम उसको सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना जा सकता नहीं। महीन એટલે छोटी। माँ के पास कपड़े सीने की जो छोटी सुई है और वह सुई के द्वारा तो हम उसका पेट सी सकते नहीं। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता है, या बड़ा सूजा होता है जो टाट सीने का, जो बोरे सीने का जो होता है लोहे का बड़ा सुलैया, वह है तो सही, लेकिन वे तो रामा के कमरे में पड़ा है। अगर वह हम लेने के लिए जाए तो रामा को भी पता चल जाए। हम करेंगे क्या? कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ
कुछ दिनों उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न क्रोध और न स्मरण और न प्रस्ताव। और फिर यह टट्टू धीरे धीरे बड़ा हो गया, हमारी सवारी के लिए रानी की तरह वह तैयार रहने लगा। इसलिए धीरे धीरे हमारे अंदर टट्टू के प्रति जो क्रोध था वह क्रोध निकल गया और उसके प्रति भी हमारे अंदर रानी जैसी मित्र भावना या ममता उमड़ पड़ी। तो देखो मित्रों, महादेव वर्मा ने यही रानी एक घोड़े की सुंदर बात बताई। इसके नीचे लिखा हुआ स्वाध्याय पूरी का पूरा प्रश्न एक वाक्य के उत्तर हैं, प्रश्न 2 3-4 वाक्य के उत्तर हैं, तीसरा नंबर है शब्द समूह के लिए एक शब्द हैं और चौथा है विरुद्धार्थी शब्द। के पूरे 4 प्रश्न अपने स्वाध्याय में अच्छे अक्षरों से लिख दे। थैंक यू।